Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this week we have to start with the poems September, the first day at school. And before I start with this poem, you must know certain literary terms. Literary terms hoti kya hai? These are helpful in understanding the technique of the poet, and these are also helpful in understanding the content that is described or that is explained in the poem. So what the literary term mean? Literary term refer to the technique, style and formatting used by writers and speakers to masterfully emphasize, embellish or strengthen their compositions. किसी भी राइटर को, पोइट को, स्पीकर को अगर अपनी कॉम्पोजिशन को स्ट्रेंथन करना है, डेकोरेट करना है, एम्फेसाइज करना है इन ऑर्डर टू मेक इट मोर क्लियर टू यू पीपल, तो उसको क्या करना है, उसको कुछ टेक्निक्स यूज़ करनी है, कुछ स्टाइल यूज़ करना है, कुछ ऐसे फॉर्मेट्स यूज़ करने हैं दैट मेक द piece of writing more emphatic. So over here I have written down certain literary terms that would be helpful in understanding the poems. First one is simile. You're familiar with this figure of speech. What the simile is? Simile is a figure of speech that directly compares two unlike things. दो unlike things होती हैं, उनको आप compare करते हैं simile, और उसके लिए जो है वो आप वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लाइक और एज. अगर यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो रोजवेल्ट की लाइंस हैं, अ वुमन इज़ लाइक अ टी बैग, वुमेन इज़ कंपेयर्ड विद अ टी बैग. अब ये टू अनलाइक थिंग्स हैं कि वुमेन का कोई कंपैरिजन नहीं है टी बैग के साथ, लेकिन उसने यहाँ पे कंपैरिजन क्यों ड्रॉ किया है कि बोथ इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब हाउ वुमेन रिवील द फुल एक्सटेंट ऑफ देयर स्ट्रेंथ इन टफ सिचुएशंस. Right? So what the simile is a figure of speech that directly compares two unlike things, और इसमें हम connecting words इस्तेमाल करते हैं. Then the second one is metaphor. What the metaphor is? It's a direct or vivid comparison between two things. सिमिली में हमने क्या पढ़ा, हमने क्या किया था सिमिली. व्हाट द सिमिली इज़, इसमें दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है और कनेक्टिंग वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लाइक और एज, जबकि मेटाफर में कोई कनेक्टिंग वर्ड यूज़ नहीं करते हैं. इट्स अ डायरेक्ट एंड विविड कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और विच आर कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट और अनरिलेटेड. राइट? सो ओवर हियर वी हैव द एग्जाम्पल. वी कैन सी दैट हर स्माइल इज़ द सन. स्माइल को सन के साथ डायरेक्ट कंपेयर कर दिया गया है कि भी स्माइल जो है इसी तरह से ब्राइट है जैसे कि सन है. ही इज़ अ ब्लैक शीप, ही इज़ डायरेक्ट कंपेयर्ड विद ब्लैक शीप. ऑल द वर्ड इज़ अ स्टेज. यहाँ पे भी वर्ड को स्टेज के साथ डायरेक्ट कंपेयर कर दिया गया है. Then the third one is personification. That is again a very important figure of speech. इसमें क्या होता है, इसमें जो inanimate things होती हैं उनको या ideas होते हैं उनको represent किया जाता है as a person. ठीक है, यहाँ पे आप examples देखें तो lightning danced across the sky. Lightning क्या है, थंडर, लाइटनिंग क्या है, इट्स नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको क्या कह दिया गया है, डांस्ड अक्रॉस द स्काई. जिस तरह से ह्यूमन बीइंग डांस करते हैं इसी तरह से लाइटनिंग को कहा है कि भी दे मूव ऑन द स्काई लाइक ह्यूमन डांस्ड. सो विंड हाउल्ड इन द नाइट. सो विंड को भी क्या कह दिया गया है कि भी उसके कोई साउंड नहीं होती है, बट इट प्रोड्यूसेस अ साउंड दैट इज़ हाउलिंग साउंड दैट इज़ लाइक लिविंग क्वालिटी दैट इज़ रिलेटेड विद the wind. So personification क्या है, it's a figure of speech in which a thing, quality or idea is represented as a person. Okay, next one is a strophe. Strophe is used in the poem that is September, the first day at school. What the strophe is? Strophe in poetry is a group of verses that form a distinct unit within a poem. राइट? ये क्या होता है, स्ट्रॉफी जो है वो पोइम के अंदर एक एज अ डिस्टिंक्ट यूनिट आपको नज़र आ रही होती है. एंड दिस टर्म इज समटाइम्स यूज्ड एज अ सिनोनिम फॉर स्टैंजा. आप कहते हैं ना कि भी इस पोइम में ये स्टैंजा इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि भी स्ट्रॉफी इज़ काइंड ऑफ अ स्टैंजा, लेकिन इसमें कोई मीटर नहीं होता है, नो रेगुलर मीटर, नो रिदमिक पैटर्न. इट इज़ यूज्ड एज अ फ्री वर्स. तो एंशिएंट ग्रीक ड्रामास में स्ट्रॉफी जो है वो जो कोरसेस जो है इन द बिगिनिंग दे यूज टू सिंग द स्ट्रॉफी एंड दे मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ द स्टेज टू द अदर.
right? Then after the strophe हमारे पास क्या है, allusion है, that is again used in the poem September, the first day at school. What the allusion is, it is an unexplained reference to someone or something outside of the text. अब September the first day at school में, as that title itself suggests, कि क्या है कि भी स्टूडेंट का जो है वो फर्स्ट डे एट स्कूल जो है वो इट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द पोएम. लेकिन यहाँ पे इस टेक्स्ट में, इस पोएम में रेफरेंस दिया गया है जोसेफ अलैहिस्सलाम का, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, ठीक है. तो यहाँ पे अलूजन का इस्तेमाल किया गया है. अलूजन क्या है, दैट रेफर्स टू समवन और समथिंग आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट. राइटर कॉमनली अलूड टू अदर लिटरेरी वर्क्स, फेमस इंडिविजुअल्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स और फिलोसॉफिकल आइडियाज़, and they do so in order to layer associations and meanings from these sources onto their own. But हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का उनके नाम का इस्तेमाल, इस अलूजन का इस्तेमाल क्यों किया गया है, that we will understand when we will read the poem. Then couplet. Couplet refers to the two lines of the poetry that follow each other and rhyme. Couplet क्या होता है, ये दो लाइन्स होती हैं जो कि आपस में राइम भी कर रही होती हैं. और couplets at the word itself suggests कि भी टू लाइन्स को कहा जाता है. Over here we have the example of couplet. When spring comes round with her magical wand and waves it over every field and pond. Wand and pond, they rhyme with each other. So these two lines are the couplet. And again we see in the next two lines, I saw a little blue bird, I did not even say a word. These two words rhyme with one another, bird and word. So these are the couplets. Then the next one is a tercet. What the tercet is, it is composed of 3 lines of poetry forming a stanza or a complete poem. In our text we have a poem that is Tears of Nature, and I have quoted over here the 3 lines from the Tears of Nature. ये 3 lines जो हैं is the part of the poem. It's not a complete poem, it's a stanza, but it is composed of 3 lines, and so it is known as tercet. Then again in our text, in our book, we have the quatrain as well. Quatrain क्या होता है, it's a type of stanza, a complete poem consisting of 4 lines. जो 4 line stanza है actually उसको आप क्या कहते हैं, quatrain कहते हैं. और quatrain is typically centered around a theme within the poem, right? So इसी तरह से इसका कुछ specific pattern भी होता है to end the rhyme of each line. So if the poem has multiple quatrains, the rhyme scheme of one may repeat in the others. एक poem है उसमें आपके पास quatrains का इस्तेमाल हुआ है, तो हर quatrain में एक theme दिया होगा और हर quatrain जो है वो उसकी rhyme scheme जो है would be different और it would be repeated. Then sestet is a 6 line stanza of the poem. ठीक है, sestet में क्या है, 6 लाइन्स होती हैं एक स्टैंजा में. और सम टाइम क्या होता है कि जो सोनेट की जो 6 लाइन्स होती हैं उनको हम जो है वो सेस्टेट कहते हैं. इट्स द पार्ट ऑफ अ लॉन्गर पोएम. So again, very important thing that you must learn while learning or while doing the poetry in the book, that is rhyme scheme. What the rhyme scheme is. Rhyme scheme क्या होता है कि it's a pattern of rhymes at the end of each line of the poem or a song. It is usually referred to by using letters to indicate which lines rhyme. Lines designated with the same letter all rhyme with each other. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने एक rhyming scheme लगाई हुई है, A B की एक rhyming scheme दी हुई है. How I had given that rhyming scheme to these lines, जैसे bid me to weep and I will weep. अब weep का वर्ड जो है वो अगर if we see in the stanza वो keep के साथ rhyme कर रहा है. तो अगर हमने कहा कि first line में rhyme scheme A है, तो this weep is repeated with having the rhyming scheme with keep, तो हम keep वाली line को भी A का जो है वो rhyme scheme दे देंगे. इसी तरह से while I have eyes to see, a heart to weep for thee, C and D they rhyme with one another. So हमने C को जो है वो B rhyming scheme के साथ एक letter दे दिया, और ये B जो है वो it is repeated in the 4th line with D. So D will be given the same rhyming like letter would be assigned to it. So this stanza would have a rhyming scheme of A B.
So that is all for today, and tomorrow inshallah we will start with the poem September the first day at school.